बच्चों, आज अपने को टॉपिक मिला है पढ़ने के लिए मोशन एंड टाइम। तो टाइम के बारे में कई प्रकार से विचार कर सकते हैं। कोई बोलेगा टाइम खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन ये ज्योतिषी की बातें हैं। ज्योतिष बताएगा खराब है, अच्छा है। अपने तो क्या है कि साइंस की बात कर रहे हैं। तो टाइम को डिफाइन कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, किस प्रकार से सेट करना है, सारा शुरू से लेकर अब तक जो अपने टाइम को जो यूनिट्स काम में ले रहे हैं, टाइम की यूनिट्स बनानी क्यों ज़रूरी है, टाइम की यूनिट क्यों बनानी ज़रूरी है। बहुत और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट बनानी पड़ रही है। देखिए आपका लेंथ है, आपका मास है यानी वेट है, आपका टाइम वो तो आ गया इसमें टाइम में, आपका टेम्परेचर है, बिजली का जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, लाइट की जो ब्राइटनेस है, और जो मॉलिक्यूल्स को वे करना, तोड़ना, सब में एक यूनिट की ज़रूरत होती है। सब में तो सिर्फ टाइम की यूनिट याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, सारों की करनी होती है। क्यों करनी होती है? मेजरमेंट के लिए। तो पहला पॉइंट है अपना मेजरमेंट। इसको मेजर करना होता है, मेजर होगा यूनिट से। मेजर करना किसी भी क्वांटिटी को क्यों ज़रूरी है? कंपैरिजन है। किसी को बोला उसके पास तो बहुत धन है, उसके पास बहुत कम है, ये तो कोई बढ़िया कंपैरिजन नहीं है। बहुत है, कम है, अरे भाई यूनिट में बताओ ना। उसके पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, उसके पास सिर्फ 50 लाख रुपए है। तो ये हुई ना बात, यूनिट। दोनों का कंपैरिजन यूनिट से करना। तो इसलिए यूनिट है। जैसे अब किसी को, अब आप वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हैं, 2 या 3 आदमी गए साथ में, फ्रेंड्स है, वेजिटेबल्स, आपने कितना किलो आलू लिया, पोटैटो लिया, दूसरा कह रहा आपने कितना लिया, तीसरा कह रहा है मैंने तो 2 किलो लिया। तो ये जो केजी जो शब्द बोला उसने, और आपने क्या बोला, मैंने तो 5 किलो लिया है। तो केजी जो बोला, किलोग्राम, ये एक यूनिट है किसकी? वेट की। तो कंपेयर किया आपने, कितना केजी आपका, इतना मेरा, इतना उसका केजी। तो केजी यूनिट से कंपेयर किया। तो मेजरमेंट के लिए यूनिट जरूरी है। डेली लाइफ में अपने का रात दिन काम में लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी इसी यूनिट से होती है। और कंपैरिजन कैसे होगा? क्वांटिटीज से। क्वांटिटीज मैंने बताया आपको, अभी मैंने 7 क्वांटिटीज बताई आपको। ये बेसिक क्वांटिटी है, ये साइंस के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती है। बाकी सारी क्वांटिटी जो है इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलती है। सही बात तो ये है। कहने का मतलब है कि जो सारे आगे जो भी अल्फाबेट है, ABC 26, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल अल्फाबेट है। इनको जोड़कर, इनको कम करके, इनको और बढ़ा के आप क्या है कि दूसरे वर्ड्स बना लेते हो। लेकिन ये क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए 7 यूनिट्स हैं। ये 7, ये ABCDEFGH है। अब मान लो X बनाना है, X छोड़ो, X से घबरा जाते हैं, L बनाना है, तो वो ABCDEFGH चाहिए। A/B, या ये नहीं बन गई ना L, N बनाना है, वही क्वांटिटी है ये। 7 के अलावा, 7 के एक्सेप्ट मैंने माना है उनमें से कोई एक होगी N को बनाना है
अच्छा वो लेंथ वाली, लेंथ बटे टी, टाइम या टेम्परेचर। जब आगे पढ़ोगे आगे के क्लासों में इस तरह से आपको डेरिव्ड क्वांटिटी की यूनिट बनानी, डेरिव्ड यूनिट्स कहते हैं उनको, डेरिव्ड बनाने पड़े। अभी अपने सिर्फ और सिर्फ ABCD है क्वांटिटीज की 7 ये पढ़ना है। और 7 में भी क्या है, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 में भी 3 इंपॉर्टेंट है, LMP ये डिस्टेंस का है, ये मास का, ये टाइम का LMP। तो लेंथ, मास, टाइम और वो T टेम्परेचर, इनकी यूनिट्स को मैंने जो चाहे वो डेरिव्ड हो और चाहे वो फंडामेंटल हो ABCD, जिसको मेजर किया जा सके उन यूनिट्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये सारी दुनिया ने एक सा सेम सारे प्लेस और टाइम में एक सी यूनिट मानना कब शुरू किया? देखो बात ये है कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट के लिए। सारे देश इकट्ठे हुए और बोले अलग अलग देशों का अलग अलग जो सिस्टम है वो नहीं चलने वाला, तो फ्यूचर में अपने क्या है कि यूनिट्स फिक्स कर लेते हैं, वही इंटरनेशनल लेवल पर चलेगी। और उस सिस्टम को ही कहा गया पहले नाम लिया सिस्टम इंटरनेशनल्स द यूनिट्स। ये कोई फ्रांसीसी शब्द हो गया, दी फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये इस सिस्टम में 7 है, 7 ABCD इंटरनेशनल, सारे देशों के लिए, सारे प्लेसेस के लिए और सारे टाइम के लिए ये 7 है। अब देखिए एक एक करके अपने बोलना शुरू करते हैं। लेंथ के लिए यूनिट बनाएगी मीटर, सारों ने हाथ खड़े किए, ठीक है। मास के लिए यानी वेट के लिए बनाया गया किलोग्राम, सारों ने हाथ खड़े कर दिए। टाइम के लिए बनाया सेकेंड, टेम्परेचर के लिए बनाया केल्विन। वैसे देखा हो टेम्परेचर अपने पढ़ा था तो टेम्परेचर में क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ज़्यादा चलता है व्यवहार में, लेकिन आपको याद हो तो बताया था कि केल्विन जो है साइंस जहाँ भी है, साइंस के जो लैब में प्रैक्टिकल वगैरह साइंस की बात होती है वहाँ तो टेम्परेचर यूनिट केल्विन ही रखनी पड़ती है। फिर करंट, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, मोशन दौड़ रही है, कितनी दौड़ रही है उसको नापना, मेजरमेंट करना, ये एम्पियर कहलाती है। एम्पियर साइंटिस्ट थे, केल्विन साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ही यूनिट का नाम रख दिया। ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस, कई बार होता है ना चकाचौंध हो गई, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कैंडल ज़्यादा है, इसकी यूनिट का नाम है ब्राइटनेस का कैंडल। और जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के मैंने बताए थे वो सारे अरबों के अंदर बिलियंस में जो इकट्ठे हो जाते हैं, बिलियंस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर ग्राम में आते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे होते हैं इन इकट्ठे मॉलिक्यूल्स को नापने की जो यूनिट है उसको मोल कहते हैं, और जो छोटे चीज है उनको मॉलिक्यूल का, मोल का मॉलिक्यूल। तो ये 7 यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किए गए हैं। मैं सोचता हूँ आप भी एक्सेप्ट कर लो, तो कहीं भी दूसरे देश में जाओगे साइंटिस्ट बनकर
ये यूनिट्स काम आनी है आपकी। एनीवे, और भी मैंने बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, लेंथ, मास, टाइम। तो 3 चीज नापने का ये जो दिमाग में कीड़ा है, ये सारे देशों में रहा है अलग अलग। जैसे इंग्लैंड में रहा है, तो इंग्लैंड में क्या है कि इसको नापने के लिए, और अपने भी आज यहाँ देखते हैं कि इंग्लैंड ने यहाँ शासन किया था तो वही चल रहा है। लेंथ को फुट में नापते हैं, फुट, वजन को नापते हैं पाउंड, और एस को सेकंड, FPS सिस्टम। और इसी का छोटा छोटा रूप क्या है कि लेंथ का सेंटीमीटर, ये तो मीटर में आ गया ना, छोटा रूप सेंटीमीटर, किलो का छोटा होता है ग्राम, और सेकंड का सेकंड। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, और दूसरे भी सिस्टम हैं जो चल रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिकेट तो यही है जो आपने पढ़े हैं, ये सारे सिस्टम। अब आता है कि अब इसमें से क्या किया है इन्होंने, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दिए। क्या 7 फिजिकल क्वांटिटीज के आप यूनिट देख लो जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। तो एक्सेप्ट तो करिए यूनिट, टाइम। इसने इन 7 में से एक यूनिट को लिया है, एक यूनिट को लिया है, उसका हिस्ट्री मतलब सेकंड, वो टाइम जो चल रहा है कोई कैसे नापा जाए। जैसे टेम्परेचर में मैंने बताया था, टेम्परेचर के अंदर गया है कि एक स्टैंडर्ड लिया था सी लेवल पर, समुद्र के किनारे पर बर्फ का जमने वाली एनर्जी और बॉइलिंग वाली एनर्जी कितनी है, उसके जो है टुकड़े किए थे, इंटरवल्स किए थे, याद हो तो। सेंटीग्रेड, सेल्सियस ने 100 टुकड़े किए थे, 0 और 100। फ़ारेनहाइट ने 32 से बर्फ का जमना शुरू किया था और बॉइलिंग को किया था 212 पर, उसने 180 इंटरवल्स किए थे। तो इसी प्रकार से सब साइंटिस्ट के दिमाग में आया, जो भी ज़्यादा साइंटिफिक एटीट्यूड रखता था, कि टाइम को कैसे सेट किया जाए, हर किसी को कैसे बताया जाए। आज तो फटाक से घड़ी की तरफ देखते हो, वॉच की तरफ देखते हो, मोबाइल में अच्छा इतना टाइम हुआ है, लेकिन ये यूनिट जो है इसमें कितना टाइम चला, ये दिमाग में ही आया कि कोई डेली कोई प्रोसीजर ऐसा हो रहा है और उसी समय शुरू होता है और उसी समय खत्म होता है। ऐसा क्या प्रोसीजर है नेचर के अंदर डेली, ऐसी क्या चीज है। तब दिमाग में यह आया कि पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई, पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। सन सवेरे सवेरे राइज होता है और उधर क्या है कि सेट होता है। अब देखा गया तो सवेरे से लेकर शाम तक कोई काम हो रहा है, कोई इस तरह से मान लो कोई आदमी माला ही फेर रहा है तो एक स्पीड से फेर रहा है, ऐसे से एक कोई चैन हाथ में लेके बीड्स को घुमा रहा है। तो महसूस हुआ कि मान लो वो सवेरे से लेकर शाम तक 1000 माला जप पाया, रोजाना 1000 जपता है, तीसरे दिन भी 1000 है। इसका मतलब है कि ये एक सनराइज और सनसेट का जो टाइम है इसको हम डे कह सकते हैं, डे। और मंथ, पूर्णिमा के बाद में जो दूसरे दिन जो मून माना गया है उसको न्यू मून कहते हैं ज्योग्राफी में। तो न्यू मून टू न्यू मून, चंद्रमा कम होता जाता, अमावस्या गायब हो जाता,
फिर बढ़ना शुरू होता है, 15 दिन, फिर पूर्णिमा पूरा हो जाता है, फिर न्यू मून आता है। तो इस तरह की घटना को इन्होंने मंथ में लिया। ईयर के लिए इन्होंने कहा कि जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कर ले 365 डेज में करती है एक रिवॉल्यूशन, तो इसको एक ईयर के बराबर टाइम दे दिया गया, मान लिया गया। फिर थोड़ी प्रोग्रेस करनी पड़ी। क्या ये क्या है, ये तो रफ टाइम हो गया। ये अभी इंस्टेंटली कोई किसी को बताना हो क्या टाइम हो क्या नहीं होगा, तो डे के अंदर बताना हो कि 2 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, उसके लिए क्या है कि रोमन्स जो थे इटली के जो रोम है वहाँ के निवासी रोमन्स ने एक सैंड क्लॉक बनाई। सैंड क्लॉक कैसे बनाई, वो आपने देखा होगा, ऊपर एक घड़ी कांच होता है, नीचे भी ऐसे होता है, उसमें बीच में एक किंक सा होता है, मुड़ा हुआ ऐसे बिल्कुल, उसमें से ग्रेविटी के कारण रेत जो है, सैंड है, वो धीरे धीरे नीचे आती रहती है और ऊपर वाला खाली होता रहता है। उसमें कितना टाइम लगा, उसको उन्होंने आवर्स में, मिनट्स में इस तरह से लेना शुरू कर दिया। लेकिन that was also a rough method, not attractive. Sundial, अब क्या घड़ी रोमन्स ही बना पाएंगे? घड़ी तो अपने भी बना ली थी। किसने बनाई है सनडायल? जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह, इन्होंने सारी इंडिया में 5 जगह पर ऐसी घड़ियां बनाई, 5 जगह पर, जिन घड़ियों को बोला गया जंतर मंतर। मथुरा में, उज्जैन में, और आपका दिल्ली में, जयपुर में, इस तरह से 5 जगह पर सनडायल बनाया सवाई जय सिंह ने। जयपुर वाला जो सनडायल जंतर मंतर है वो बहुत बड़ा है। तो सवाई जय सिंह ने ये देखा, पुराने जमाने में करते ही थे, आप किसी अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछे कि वो छांव देखकर अपने घर के अंदर चौक जो होता था उसमें छांव देखकर बताते थे, अरे भाई 2 बज गए, दिन गए, सोते ही रहोगे क्या, दिन में खड़े हो जाओ। बोला आपको क्या पता 2 बज गए? अरे छांव जो है चौक के इस पार आ गई, खड़े हो जाओ, कुछ बनाओ, चाय वाय। तो छांव देकर टाइम बताते थे। तो यही छांव का जो सिद्धांत है, शेडो का जो प्रिंसिपल है, यही काम में लिया जंतर मंतर में, कि जब सनराइज पर होता है या सनसेट पर होता है तो शेडो लंबी होती है कि नहीं, लॉन्ग होती है कि नहीं। तो शेडो की लंबाई और उसकी जो स्मॉलनेस है, बिगनेस है, लेंथ और उसकी जो शॉर्टनेस है, उसके बेस पर जो है छांव की है शेडो की, इन्होंने सनडायल बनाया। अब 12 o'clock के ऊपर क्या देगा, शेडो गायब है। जब शेडो नहीं, उस पिलर के ऊपर नहीं उधर शेडो है, नहीं इधर शेडो है, नहीं ईस्ट की तरफ शेडो है, नहीं वेस्ट की तरफ शेडो है, ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे, इट इज 12 o'clock at noon, दोपहर के 12 बजे। लेकिन जयपुर वाले जंतर मंतर में क्या है कि एरर थी, तो छांव एक्यूरेट तो शार्प तो होती नहीं है, थोड़ी सी धुंधली होती, तो ऊपर का नाचेंगे, ऊपर का मेजरमेंट करें, नीचे का मेजरमेंट करें, को पता नहीं लगता ना। तो 2 सेकेंड एरर चलती है उसमें, 2 सेकेंड एरर। भाई एरर तो 2 सेकेंड तो बहुत है, 0.0001 एरर होनी ही नहीं चाहिए।
एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई भी क्वांटिटी यूनिट है। फिर है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, व्हाट डू पेंडुलम, जो इस तरह से लटकता हो वो पेंडुलम। एक गोला सा है बॉब, एक गोला होता है ना बॉब, उसको, उस गोले को एक रस्सी से बांध दिया गया सपोर्ट के साथ। ये मान लो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ये, और ये 25 सेंटीमीटर नाप की रस्सी जो है ना, सपोर्ट से लेकर इस जो गोले यानी बॉब के जो सेंटर है वहां तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से टाइम नापने की कोशिश करी। क्या करी ली। और ये जो बॉब है इस तरह से ये लटका हुआ है, वो इस तरह से ये जो रस्सी वालों बंधी हुई, स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो इस तरह से ये मीन पोजीशन है। मीन से राइट, मीन पर लेफ्ट, लेफ्ट से मीन, यानी एक बार मीन पर आ गया, दूसरी बार मीन से आ गया, इसको एक ओसिलेशन बोला गया। क्या बोला गया? एक ओसिलेशन। और बहुत सारे ओसिलेशन होते हैं, उनको वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन। तो एक ओसिलेशन ने देखा कि पेंडुलम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग का एक पेंडुलम जब एक ओसिलेशन करता है तो 1 सेकेंड लगता है। यहां आकर उनका दिल जो है ना टिका। तो अब अपनी घड़ी बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, आगे घर घर में लगा सकते हैं। तो पुराने जो बुजुर्ग हैं उनको पूछिए, इस तरह से पेंडुलम वाली घड़ी लगाते थे, और सारे गांव में एक दो सेठ के घर पर ये पेंडुलम वाली घड़ी होती थी। वहाँ लोग जो जा के पूछते थे क्या टाइम हुआ है, क्या समय हुआ है, पूछते थे उनके घर में जाके। तो वो सेठ लोग थे, पेंडुलम घड़ी है उनके घर पर, वॉच है, वो सामने दिखता रहता था, ऐसे ओसिलेशन करता हुआ पेंडुलम। जो एक बार करता घड़ी में सामने कांच में देखता, ऐसे करता, 1 सेकंड वो जो है इस तरह से आ जाता। फिर दूसरा ऑसिलेशन करता, सेकंड दूसरे सेकंड पर आ जाता। तो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम से भी टाइम नापा गया। देखिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग क्यों है? आप जो है 30 सेंटीमीटर क्यों नहीं लेते, 40 क्यों नहीं लेते? ये लंबा और छोटा, इससे लंबा है छोटा लेओगे ना तो टाइम बिगड़ जाएगा। लंबा होगा धागा तो टाइम ज्यादा लेगा, यानी एक ऑसिलेशन जो है 2 सेकंड लगा देगा, 1.5 सेकंड, 1.5 लगा देगा, 2 and 1 2 लगा देगा सेकंड। तो फिक्स किया इन्होंने आपको 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग टेक्स टू ए 1 ऑसिलेशन और 1 सेकंड। इसके बाद में घड़ी आई मैकेनिकल रिस्ट वॉच। बहुत सारे लोग बोले पोर्टेबल वॉच आ गई, हाथ की घड़ी लगाए घूमते रहते थे। जो पैसे वाले होते थे, जिनके हाथ के ये रिस्ट वॉच रहती थी, बोले ये रिच मैन है, जैसे कोई गोल्ड पहन रखा है, ये रिच मैन है। ये रिस्ट वॉच, इसमें क्या सिस्टम था? इसमें पेंडुलम नहीं था। पेंडुलम की तरह से एक बैलेंस व्हील था, उसमें एक व्हील था जो ऐसे मतलब थोड़ा सा टच किया हुआ, वो वही ऐसे दाएं बाएं इस तरह से चलता था व्हील, ऐसे 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 व्हील। और उससे वो जो
कांच से वो घड़ी का टाइम दिखता रहता था। तो ये मैकेनिकली रिस्ट बात है। फिर है क्वार्ट्ज घड़ियाँ, क्रिस्टल, ये डिजिटल वगैरह और सीधा काम बता रही है एकदम एक्यूरेट। क्योंकि क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होते हैं वो देखा कि यार इनका तो वाइब्रेशन है, इनका ऑसिलेशन है, फास्ट है और इनकी रेट भी एक्यूरेट है, कोई एरर नहीं है इसमें। तो क्वार्ट्ज से टाइम मेजरमेंट करने लगे, ये घड़ी आ गई क्वार्ट्ज की। तो इस प्रकार से क्या है कि ये डेवलपमेंट होता 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 आपकी मोबाइल तक आ गया। मेजरमेंट ऑफ टाइम 1 सेकेंड, यूनिट सेकेंड, 1 और 2। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये तो ABCD बताया था सिस्टम इंटरनेशनल ने 7 यूनिट्स की। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं 7। नाम बोल गया, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, ये बोलने लगे। इनसे डेरिव कैसे किया जाता है शुरू में बताया था मैंने, जैसे कि एन, एक नई यूनिट बनानी है एन, सॉरी, फोर्स की बनानी है, फोर्स की यूनिट बनानी है, जिसकी यूनिट कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन निकालने के लिए इन 7 के अंदर ही आपको डिस्टेंस और सेकंड चुनना पड़ेगा, उसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा इन 7 को ही, कोई 2 लेकर फोर्स की यूनिट न्यूटन बन जाएगी। अब मान लो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी यूनिट बोलो कूलम। तो कूलम को निकालने के लिए कूलम तो डेरिव्ड यूनिट है, डेरिव्ड करना पड़ेगा इन 7 से कूलम को। वोल्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं वोल्ट को निकालना है तो इन्हीं में से आपको डेरिव करना पड़ेगा। तो बाकी सारी जो हजारों यूनिट है वो डेरिव्ड है, और सिर्फ 7 अल्फाबेट फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल है, ये सिस्टम इंटरनेशनल बताया। तो अब आइए आप डेरिव्ड यूनिट के ऊपर है, तो इसने आपको समझाने की कोशिश की है, बताया नहीं है कि डेरिव्ड यूनिट निकालो आप। इसने एक टॉपिक दे दिया आपको, स्पीड, मोशन, ताकि आप समझ जाओगे स्पीड की यूनिट कैसे निकाली जाती है। अब स्पीड, जैसे आपने स्पीड का पता ही आपने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस पार की, दिस इज कॉल्ड स्पीड। I think so. We have 2 cars are running towards another cities, and we can ask them how much your speed is there, and it can be asked to also the second car how much you have covered the distance. इस तरह क्वेश्चन करते हैं, तेरी स्पीड क्या है, तेरी स्पीड क्या है, कैसे निकालें? ठीक है, स्पीडोमीटर है वो बता देगा, वो तो स्पीड बता देगा, स्पीडोमीटर का नाम ही। और डिस्टेंस पूछोगे आप तो आपके कार में ओडोमीटर लगा होता है, वो डिस्टेंस बता देगा, कितनी दूर कितने किलोमीटर चले अब तक, वो ओडोमीटर बता देता है। लेकिन स्पीड को मैथमेटिक्स तरीके से देखें, इस पर स्टडी करें, लर्न करें, तो अपने 2 तरीके से स्टडी कर सकते हो स्पीड की। एक तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंदी सी मैथ्स है, और दूसरा ग्राफ से। आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, डिस्टेंस की इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम।
अब आपको इनमें तीनों जो क्वांटिटी है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीन क्वांटिटी की एक इक्वेशन है। दो क्वांटिटी आपको दी हुई है, इक्वेशन में रख दो, तो तीसरी क्वांटिटी अपने आप निकल के आ जाएगी। जैसे इसका पता नहीं है टी का, तो ये दो दी हुई है, डी डिस्टेंस दी हुई है 250 किलोमीटर डिस्टेंस, किलोमीटर तो वही से लिया है ना आपने, 250 किलोमीटर। और सेकंड की बड़ी यूनिट क्या होती है, आवर्स, और टी दिया हुआ है 5 आवर्स। स्पीड का पता नहीं है, ये कह रहा है ये निकालो, तो आपको पता है डी के नीचे क्या है कि क्रॉस, इसको यहां लिया है क्रॉस स्पीड, बाकी इधर एक क्वांटिटी रहेगी ना टी, तो इधर इसका मतलब इसका डिवीजन कर दो, डी बाई एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो टाइम आ जाएगा। और डिस्टेंस अपॉन टी, अब टी को डी के नीचे लिया हो तो स्पीड रह जाएगी, और टी निकालना है तो स्पीड को नीचे लिया हो डी की। मल्टीप्लिकेशन का आपको फार्मूला पता है मैथ्स में, आप बड़े मैथमेटिशियन हो। अब यहाँ दो क्वांटिटी दी है, 250 किलोमीटर और 5 आवर। स्पीड पूछा है तो 250, ये देखिए आप, ये स्पीड, ये फार्मूला यहां लगाएगी, 250 बाई 5, 50 किलोमीटर बाई आवर। किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये डेरिव्ड यूनिट है, किलोमीटर बाई आवर, 50 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। दूसरा मैंने कहा कि डिस्टेंस एक क्वांटिटी नहीं दी, स्पीड भी दी है, टाइम भी दी है। टाइम दिया हुआ 6 आवर, डिस्टेंस दिए हुए 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला लगा, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, 6 इंटू 80 बराबर 480 किलोमीटर आ गया। तो डिस्टेंस की तो फंडामेंटल यूनिट है ना, किलोमीटर लिख दिया आपने। इसी प्रकार से आवर्स जो है फंडामेंटल यूनिट है ना, आपने आवर लिख लिया। ये किलोमीटर बाई आवर्स, ये डेरिव्ड है स्पीड का। इसको ग्राफ से देख के कैसे बता सकते हो आप, ये तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप कुछ सबट्रैक्ट डिवीजन वगैरह करोगे और थोड़ा टाइम लगेगा। कोई ग्राफ बना हुआ है, किसी ने दे दिया आपको, भाई इधर वाई एक्स के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ में वाई पर डिस्टेंस देखे वर्टिकली बढ़ती जा रही है डिस्टेंस, टाइम हॉरिजॉन्टली बढ़ता जा रहा है राइट साइड में, एक्स के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ली है। तो कभी भी देख लो आपको डिस्टेंस हर टाइम पर एक सी ही सेम कवर हो रही है, देखते हैं ना आप इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर डालकर। मान लो यहाँ 5 किलोमीटर आया, ये डिस्टेंस है ना 5 किलोमीटर आया, ये जो दूरी है बीच में, इतनी दूरी और लोगे आप, यहाँ भी नापोगे तो यहाँ 10 किलोमीटर, ये यहाँ भी क्या आएगी 10 किलोमीटर से 10 में से 5 कम करो, यहाँ भी 5 किलोमीटर आएगा। तो हर जगह डिस्टेंस जो है सेम आ रही है, और ये स्पीड जो है बीच में ये यूनिफॉर्म नहीं लग रही क्या आपको, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्या? तो जो टॉपिक है वो ये मोशन, यूनिफॉर्म मोशन
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो प्रकार की मोशन। ग्राफ से देख लो आप, सीधी लाइन जा रही है, स्लोप सीधा है बिल्कुल, तो ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मतलब सीधी लाइन ऐसे हो ग्राफ के अंदर, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, अपनी मस्ती से, अपनी स्पीड से, एक सी स्पीड से चल रहा है, सीधे में चल रहा है डायरेक्ट। ये क्या है स्लोप, यहाँ कुछ और है, और यहाँ तो क्या है कि स्लोप जो है वो बिल्कुल 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 हॉरिजॉन्टल हो गया, सीधा। ये गाड़ी चला रहा था, यहाँ धीरे धीरे बढ़ाई स्पीड उसने, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना पूरी कवर कर ली उसने, एकदम से स्पीड को बढ़ा दिया, खड़ा। फिर सड़क खराब आ गई, फिर धीरे धीरे चला है, फिर स्पीड बढ़ा ली, फिर थोड़ी बढ़ाई, फिर थक गया। यहां तो फिर डिस्टेंस बढ़ी नहीं ना, हॉरिजॉन्टल हो गया ये, ऐसे ही चल रहा है इधर। ये शायद यहाँ होटल पर चाय पीने लग गया है, लेकिन देखा आपने टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो हॉरिजॉन्टली इधर जा रहा है, तो चाय पी रहा है वो टाइम जा रहा है, वही तो है ये टाइम, आगे बढ़ रहा है टाइम। कि हम तो 5 घंटे में पहुंच गए, जिसके अंदर क्या है आधे घंटे तो चाय पानी में लगा लिए थे, आधा घंटा तो हमारा ऐसे ग्राफ में लग गया था। तो ये अनइवन है, नॉट कांस्टेंट, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है। अब चलो कुछ एंटरटेन ही कर लेते हैं ग्राफ से। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, वही टाइम और वाई एक्सेस पर 4 ग्राफ दे दिया आपको 4 टाइम के। यार ये क्या बात है, टाइम तो बीत रहा है, आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल स्लोप के हिसाब से, लेकिन स्लोप क्या है कि इधर डिस्टेंस के बराबर नहीं हो रहा। मतलब है कि वो चाय के ढाबे पर बैठा है, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रही, टाइम बढ़ रहा है, तो कहीं वो रेस्ट कर रहा होगा, चाय पी रहा होगा, तो कार की मरम्मत करवा रहा होगा। तो कोई भी पूछ सकता है कि कार एट रेस्ट वाला ग्राफ कौन सा है, बोलो ये, देखते ही आप बता दो, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रही ना, तो स्पीड 0 है। ये देखिए टेढ़ी सी लाइन है, ये इससे मैच खा रही है ना, ये इसका मतलब यहां तक क्या है कि यहां तक स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा है वो, यहां तक मतलब डिस्टेंस कम कवर कर रहा है यहाँ, और फिर क्या है उसने एक्सीलेटर दबाया और स्पीड किए काफी ज्यादा, और ये स्पीड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर गया ये फटाक से। तो पहले धीमा फिर ज्यादा, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं हुई ना, नॉन यूनिफॉर्म, नॉट कांस्टेंट स्पीड, ये ग्राफ हुआ नॉन यूनिफॉर्म। को कुछ है बताइए, ये तो जो सीधी लाइन है स्लोप की स्पीड की, इन दोनों को देखकर तो आप फटाक से कह दोगे यूनिफॉर्म है। दोनों को देखकर क्या बोलोगे, इन दोनों ग्राफों में तो क्या है, जो बाद वाले हैं उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों में आपको पूछ रहा हूं कि दोनों में फास्ट ड्राइवर कौन है, दोनों में फास्ट ड्राइवर कौन है?
भाई निश्चित रूप से ये होगा, देखिए ये होगा, इसकी इतने इतने टाइम, ये टाइम है, इतना ही टाइम है, फिक्स टाइम है, इतने टाइम में इसने क्या है कि इतनी डिस्टेंस कवर की है, इसने क्या है कि यहां तक डिस्टेंस कवर कर ली, इसने ज्यादा कर ली ना, तो जब टाइम का इसके भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो स्पीड ज्यादा आएगी, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ये धीमे चल रहा है ये ड्राइवर। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड धीमी है, ज्यादा है, चाय पी रहा है, रेस्टोरेंट पर है, ये आप साइंटिफिक जब दिमाग रखोगे ग्राफ से ही बता सकते हो, ये भाई ये तो ये है। और इधर क्या है, इक्वेशन लगाकर भी आप ये सारा सब कुछ मेला बता देते हो। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा।